हम्म। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि हमारे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, बिकॉज कहीं भी ठीक से सिलेबस दिया नहीं होता है। ठीक है, अगर देखा जाए इथिक्स का सिलेबस है सबसे अच्छे से या सबसे जो डिटेल में दिया गया है हमारा, वो दिया गया है हमारा जो यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन निकलता है एग्जाम के पहले, उसी में दिया गया। ठीक है, जैसे ये रहा पेपर हमारा। ठीक, तो मैंने जब एक्सप्लेन किया था सिलेबस इसका, तो मैंने वहाँ क्लियरली बताया था कि इथिक्स का पेपर एक ऐसा पेपर बिल्कुल भी नहीं है कि जहां पर आप बुक से पढ़ के आंसर लिख के अच्छा मार्क्स स्कोर कर लो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इथिक्स के पेपर में आपका थिंकिंग, आपका आइडियोलॉजी, कैसे आप पर्सन हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। तो मोटा मोटी जो सिलेबस का पार्ट है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक, ये जो सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ है टॉपिक्स वगैरह, वो हमारा एक तरह से बेस क्रिएट करता है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल, एक टॉपिक हमारा इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक, फिर एक टॉपिक हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन, कि कैसे मतलब पहला टॉपिक हम लोग ये देखेंगे कि इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस मतलब क्या। इथिक्स जो है वो ह्यूमंस लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारा जो अलग अलग लाइफ होता है, जैसे एग्जांपल फैमिली का लाइफ हो गया, सोशल लाइफ हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स के अंदर क्या इथिक्स का वैल्यू होता है, तो मतलब इथिक्स कैसे ह्यूमंस के अलग अलग लाइफ के पार्ट में हेल्प करता है। ठीक है, उसका क्या रोल रहता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या ह्यूमन एक्शन में कैसे रिफ्लेक्ट करता है, एथिक्स नहीं करता है। ठीक है, हमारा फिर इथिक्स किस किस चीज से डिटरमाइंड होता है, हमारा जो इथिक्स होता है वो क्या कहाँ से फॉर्म होता है हमारा, अगर हम इथिकल पर्सन है तो हम इथिकल पर्सन कैसे बने। ठीक है, अगर कोई पर्सन इथिकल नहीं है, अनइथिकल है, तो वो अनइथिकल कैसे बना। ठीक, अगर हम इथिकल बने हैं तो ऐसा क्या चीज हमारे साथ हुआ है जो हम इथिकल बने, या हमारे अंदर इथिकल वैल्यूज आया है। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, हाँ, सबको आवाज आ रहा है ना? हेलो, ठीक है। उसका उसका हम ये देखेंगे इथिक्स जो होता है उसका हमारे प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में क्या रोल होता है। ठीक है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर इथिक्स का क्या वैल्यू होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल, अगर हमारा प्राइवेट लाइफ है उसके अंदर इथिक्स है तो उसका क्या वैल्यू होगा। ठीक है, अगर हम इथिक्स को फॉलो करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा, नहीं होगा। अगर हमारा कोई रिलेशनशिप है तो उसके अंदर इथिक्स का क्या वैल्यू होता है, नहीं होता है। ठीक है, इथिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, लाइक एग्जांपल ऑनेस्टी हो गया, लॉयल्टी हो गया, तो इन सब चीजों का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर वो सब चीज हम देखेंगे, उसके होने से क्या फायदा होता है, ना होने से क्या फायदा या नुकसान होता है, वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। कैसे एक इथिक्स एक पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर दो लोगों का जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या रोल प्ले करता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज जो होता है हमारा, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे ग्रेट लर्नर, जो महान आत्माएं हैं, ठीक है, या फिर जो महान मतलब महापुरुष टाइप के, महात्मा गांधी हो गए, चाहे वो रिलीजियस लीडर हो जाए, चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, या फिर जो भी थिंकर्स है हमारे ठीक पास्ट के, उनका टीचिंग से हम लोग देखेंगे कि उनका टीचिंग से हम या उनके लाइफ से हमें क्या क्या इथिकल वैल्यू सीखने को मिलता है। ठीक, किसी और का सीखो ना सीखो, महात्मा गांधी एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, उसके उनके उनके लाइफ स्टाइल के अंदर मतलब सब कुछ मिल जाएगा, तो कहीं कुछ भी काम ना है तो महात्मा गांधी का लाइफ से एग्जाम्पल उठा के दिया जा सकता है। ठीक है, खुद के लाइफ का एग्जाम्पल दिया सकता है। उसके बाद जो हमारे रिफॉर्मर्स है, जैसे एग्जाम्पल आज हमने सुबह जो क्लास किया था मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें हमने क्या पढ़ा था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, तो उसके अंदर हमने बहुत सारे रिफॉर्मर्स का नाम पढ़ा था, लाइक स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, विद्यासागर हो गए। ठीक है, तो वो सब रिफॉर्मर्स है, तो उन्होंने अब कैसे अपने लाइफ में प्रमोट किया था, क्या चीज प्रमोट किया था, क्या इथिकल वैल्यूज था, लाइक एग्जांपल जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया था उन्होंने। ठीक है, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया था। ठीक, तो वो सब वैल्यूज हम उनसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसमें, वो सब हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फैमिली का क्या रोल होता है इथिकल इथिक्स इथिक्स को प्रमोट करने में, इथिकल वैल्यूज को इनकल्केट करने में। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है वो लोग फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर। फिर दूसरा टॉपिक हमारा होगा एटीट्यूड का, तो एटीट्यूड में ये देखेंगे कोई पर्सन का अगर एटीट्यूड है इस चीज को लेके ऐसा, तो एटीट्यूड क्यों बना। ठीक है, वो एटीट्यूड बनने का रीजन क्या है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एज अ सिविल सर्वेंट आपको लोगों का एटीट्यूड समझना है और उसको चेंज करना है। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि हमारा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया था क्या, स्वच्छ भारत अभियान की, आप सैनिटाइजेशन को प्रमोट करो, टॉयलेट बनाओ, जिससे कि जो ओपन डेफिकेशन है वो आपका कम हो सके। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं सिर्फ आप टॉयलेट बना दोगे तो उससे काम नहीं पड़ेगा चलेगा, क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब तक लोगों का एटीट्यूड चेंज नहीं करते हो प्योरिटी को लेके, साफ सफाई को लेके, तब तक आप कितना भी कुछ बना दो लोग उसका यूज ही नहीं करने वाला है। ठीक है, तो कब पॉसिबल हो पाएगा, जब तक कि आप उनका एटीट्यूड चेंज नहीं करोगे। तो एटीट्यूड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी इंसान का अगर एटीट्यूड चेंज करना है आपको, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उसका एटीट्यूड जो फॉर्म हुआ है कैसे फॉर्म हुआ है। ठीक है, एटीट्यूड फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस होता है। ठीक,
कैसे किसी इंसान का एटीट्यूड फॉर्म होता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। फिर किसी इंसान का एटीट्यूड को कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक। कैसे उसके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि अगर किसी इंसान का थिंकिंग एग्जांपल कि नहीं समोसा बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन मान लिया जाए कि अगर मैंने बोल दिया नहीं समोसा बहुत बुरा होता है, तो इससे क्या होता है, सामने वाले के ईगो पे लगता है कि अरे इसने कैसे बुरा बोल दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि भले आप कितना भी हेल्थ बेनिफिट उसको बता दो, वो समोसा समोसा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना मतलब पूरा जिद कर जाएगा। बिकॉज ये ध्यान रखना है कि किसी का भी अगर कोई सजेशन दे रहे हो आप उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए या एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, तो कभी भी किसी भी इंसान का जो थिंकिंग आइडियोलॉजी है तो उसकी ईगो को हर्ट नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज एक टर्म आता है ईगो डिफेंसिव, जहां पे किसी इंसान की ईगो पे बात लग जाता है तो वो भले वो गलत क्यों ना हो, ठीक है, वो उसको डिफेंड करने पे लग ही जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, कोई इंसान अगर आयुर्वेदा को बहुत अच्छा मान रहा है, तो अगर आप एक लाइन में बोलोगे कि आयुर्वेदा बेकार है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को डिफेंड करने पे लग जाएगा, ठीक है। तो फिर कभी उसका एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कि आपको कैसे चेंज करना है, तो बिना किसी के ईगो को हट किए आप उसका मतलब चेंज करना है आपको एटीट्यूड। ईगो को हट करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ईगो डिफेंसिव हो जाएगा पर्सन, ठीक है। जैसे एग्जांपल समोसा एग्जांपल मान लिया जाए, किसी इंसान को समझाना है कि नहीं, समोसा अच्छा नहीं है, तो उसको आप बताओ कि देखो इसका तेल होता है बाहर से आता है, ठीक ना, इसमें इतना ज्यादा ये मतलब फ्राई चीज होता है तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, ये नहीं है वो नहीं, ठीक। तो ये सब चीज जब समझाओगे तो हो सकता है कि उसका जब हेल्थ बेनिफिट आप बताओगे, नुकसान बताओगे, तो हो सकता है, प्रॉबिलिटी है, चांसेस है कि वो इंसान का अंदर तो चेंजेस आया, वो कल को समोसा खाना कम कर दे या बंद कर दे, ठीक है। लेकिन एक ही बार में अगर उसको डायरेक्टली बोलोगे समोसा खाना तो बेकार होता है, समोसा से मोटापा बढ़ता है, ये बढ़ता है, तो फिर वो कभी इंसान नहीं छोड़ने वाला उस चीज को, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग समझे कैसे एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है, ठीक। कि इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है एटीट्यूड का, हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है एटीट्यूड, ठीक। कि हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड हमारा, ठीक है। फिर हमारा पॉलिटिकल अलग अलग टाइप का एटीट्यूड होता है, जैसे पॉलिटिकल एटीट्यूड, जैसे एग्जांपल आप अगर ट्रेडिशनल और राइट विंग को सपोर्ट करते हो तो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड है, मैं लिबरल चीज को सपोर्ट करता हूं तो मेरा लिबरल पॉलिटिकल एटीट्यूड है, ठीक है। अगर कोई इंसान लेफ्टिस्ट को सपोर्ट करता है तो उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड वो वाला हो गया, ठीक है। एक सोशल इन्फ्लुएंस कैसा होता है, कैसे हमारा सोसाइटी हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, अगर आप सिटी के माहौल सिटी में रह रहे हो, ठीक, कोई इंसान मान लो सिटी में रह रहा है, ठीक है, मान लो कोलकाता में रह रहा है, ठीक है, कोई मान लो कोलकाता में रह रहा है, कोई पटना में रह रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, कोलकाता के अंदर क्या है कि हर कास्ट के हर कम्युनिटी के लोग आपस में रह रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इनका स्टार्टिंग से ही बचपन से रहते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस आ जाएगा, तो ये लोग आगे चल के उतना ज्यादा थोड़ा ओपन माइंडेड हो जाएंगे और उतना ज्यादा कास्ट रिलीजन को तरह वैल्यूज नहीं देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, जब मैं लाइब्रेरी जाता था तो हम लोग एक ही चार दोस्त थे, ठीक है, एक ही दुकान पर जाके चाय पीते या एक ही साथ खाते थे। उसमें से एक झा था, मतलब ब्राह्मण, ठीक है, वो हो गया। हाँ कहाँ गया, हाँ, एक झा जी थे, ठीक है, और इधर मैं हो गया। अरे यार कौन हो गया, हाँ। एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं हमने, माइक ऑफ करना भाई, रुकिए। तो मैंने क्या बताया एटीट्यूड चेंज करना, जैसे एग्जांपल मान लिया एक सिटी है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे क्या है कि सब लोग मतलब अलग अलग इस सोसाइटी के अंदर हम लोग और डिटेल से ये सब पढ़ेंगे सोसाइटी के अंदर। तो मेनली क्या होता है यहाँ पे अलग अलग टाइप के सब लोग एक दूसरे पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, इतना मिल जो मतलब एक टाइप से साथ में रह रहे हैं आसपास में, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे एग्जाम्पल लाइब्रेरी का बता रहा था, ये एक झांझी हुए, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हम्म, मोबाइल पे सुनो फिर। हाँ, तो ये हुआ, मैं एक बंदा हो गया, ठीक है, एक और था कि जो कहीं ना कहीं मतलब चारों वर्ण का इंसान एक साथ बैठ के खा रहा है, एक साथ बैठ के मतलब चाय पी रहा है, एक ही टपरी पे एक ही टिफिन में खा रहा है, एक दूसरे से शेयर करके, जो कि कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी लाइक बिहार का यूपी का वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा सोसाइटी भी कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड को चेंज कर रहा है, तो कल को कोई इंसान ये मान लो यहाँ जो रह रहा है सिटी के अंदर, तो उसका एटीट्यूड क्या होगा कि वो किसी भी कास्ट को लेकर रीजन को लेकर होता है चीज को, ठीक है। कौन है, हाँ। लेकिन वही जो सोसाइटी के अंदर जो स्टार्टिंग से सेग्रीगेट होकर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल वो, तो उसको वो चीज उस चीज को ज्यादा वैल्यूज देगा, ठीक है। तो मतलब क्या कि हमारा सोसाइटी भी है, वो भी हमारे एटीट्यूड को कि मतलब अलग कास्ट को लेके, अलग कम्युनिटी को लेके, अलग टाइप के लोग को लेके, ठीक है, किस कैसा उनका एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है क्या हमारे सोसाइटी के अंदर, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। हाँ
ये रहा सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो मैंने जो बताया ये सिलेबस का पार्ट है हमारा, सोसाइटी हमारा इन्फ्लुएंस करता है हमारे एटीट्यूड को कैसे, वो हमने देखा यहाँ पे। उसके हम लोग क्या देखेंगे, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि देखो दो चीज होता है, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका उस चीज को लेकर कैसा बिहेवियर है, ठीक है, एग्जाम्पल। और एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि एप्टीट्यूड एक सिविल सर्विसेज का जो एस्पिरेंट है या फिर जो सिविल सर्वेंट है उसके अंदर उसका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसका उसका वैल्यूज कैसा होना चाहिए, उसका इंटीग्रिटी कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक, उसके अंदर इम्पैथी होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। तो ये हम यहाँ देखेंगे। उसका क्या देखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है कि भैया कि देखो सिंपल सा बात है कि सिविल सर्वेंट एक ह्यूमन होता है, ठीक, वो भी उसके भी कुछ इमोशंस होते हैं, लेकिन वो अपना इमोशंस के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। इसीलिए अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाना, मतलब हम लोग यहाँ सीखते हैं, ठीक। मेनली क्या होता है देखो, कि जैसे मान लिया जाए, इसमें मेनली सीखते क्या है, सबसे पहले तो क्या कि अपने इमोशन को समझो, ये नहीं कि इमोशन में बह जाओ, ठीक है। अपने इमोशन को समझो कि ऐसा अगर मैं दुखी फील कर रहा हूँ, अगर मैं अनहैप्पी हूँ तो भाई मैं अनहैप्पी क्यों हूँ, ठीक है, अनहैप्पी क्यों हूँ, उसका कुछ रीजन होगा, ठीक। उस रीजन को समझो, उसके बाद उस रीजन को फाइंड आउट करके अपने इमोशंस को रेगुलेट करो, ठीक है। इससे क्या है कि भले ही तुम कितने भी बुरे सिचुएशन में क्यों ना हो, तुम खुद को संभाल पाओगे, ठीक। थर्ड होता है क्या, दूसरे के इमोशंस को समझो, ठीक है, और फिर जाके तभी तुम दूसरे के इमोशंस को रेगुलेट कर पाओगे। अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ का मेन मोटिव क्या है कि दूसरे के एटीट्यूड को समझना है, दूसरे के इमोशंस को समझना है, जिससे कि तुम उसको सपोर्ट कर पाओ सोसाइटी के। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि अब मान लिया जाए कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, स्कूल के पास से बहुत तेज गाड़ी जा रहा था, किसी बच्चे का वहां पे कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया, ठीक। तो वहां पे क्या क्या हुआ कि लोग वहां पे फैमिली वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस कारण बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गया, ट्रैफिक जाम हो, सब हो गया, ठीक है। अब मान लिया जाए कि तुम वहां के डीएम हो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना तुम जाके कि भैया वहां पे तुम, वो लोग ऑलरेडी गुस्सा है, ठीक है, वहां पे क्योंकि ऐसा चीज हो गया, तो वहाँ ऐसा तो नहीं कर सकते कि रोड क्लियर करवाने के लिए तुम वहां पे गए, पुलिस वाले को लेकर वहां लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज तुम्हारा मेन मोटिव क्या है, रोड क्लियर करवाना। ऐसा तो हो नहीं पाएगा, तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वहां पे क्या है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि भैया कि वहां पे लोगों का इमोशंस क्या है, फिर उसके हिसाब से लोगों का इमोशंस को समझ के उनके इमोशंस के हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है, अल्टीमेटली। इसलिए तो यहाँ पे स्पेशली लिखा गया क्या, कंपेशन टुवर्ड्स अ वीकर सेक्शन। इस वर्ड्स को हमेशा याद रखना है, क्या आंसर के अंदर या फिर बातों में हमेशा एक कंपेशन दिखना चाहिए वीकर सेक्शन को लेकर। कुछ केस स्टडीज देखेंगे वहां पे एक चीज क्लियर हो जाएगा। और ये हो गया मेरा उससे कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड द फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाइड और इंडिया में जो जो इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स थे, जो थिंकर्स थे, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन वो सब हम देखेंगे, ठीक। उसके हम लोग देखेंगे क्या कि इथिक्स का पब्लिक सिविल लाइफ में क्या वैल्यूज होता है, ठीक है, उसका कुछ क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इथिकल डिलेमा जिसको कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए इथिकल डिलेमा का, कि जैसे मान लिया जाए कि इथिकल डिलेमा का मतलब क्या होता है, ऐसा सिचुएशन जहां पर दोनों ऑप्शन सही है और तुमको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा, मतलब दोनों, या तो दोनों सही है या तो दोनों गलत है, उनमें चुनना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लो तुम एक एरिया के डीएम हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक योजना आया है, लाइक आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख तक का लोगों को, सॉरी, मान लीजिए कि एक स्कीम आया है जिसमें कि राशन, फ्री राशन देने का उपाय हो रहा है, लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है, फ्री राशन देने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर से राशन भेजा है, ठीक है। स्कीम ये है कि भैया जिसके पास राशन कार्ड होगा उसको गवर्नमेंट 10 किलो अनाज देगा, ठीक है। अब क्या होता है, एक बूढ़ी औरत आती है आपके ऑफिस में, जो बहुत बूढ़ी, उसके बाद ना रहने के लिए कुछ नहीं है, कुछ में कोई उसका नहीं है, ठीक, कोई उसका मतलब एक टाइप से ऑफन है वो पूरा, कोई उसके घर नहीं है, कुछ रहने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, कोई कस नहीं है, ठीक। वो आपके ऑफिस में आती है इस स्कीम के लिए बोलने के लिए, भैया मतलब मैं हेल्प कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि भैया आपके पास राशन कार्ड है तो हम आपको नहीं देंगे, बिकॉज आपको एज अ सिविल सर्वेंट आपको क्या दिखाना है, भले ये नहीं कि आपको बुक देखो, रूल कोई बनता है, बिकॉज रूल क्या बनता है वो लेटर में बनता है कि भैया ये चीज लिखा हुआ रूल आपको फॉलो करना है, लेकिन आपको बुकिश बन के नहीं रहना वहां पर, ठीक है। आपको स्पिरिट ऑफ द लॉ पे फोकस करना है। स्पिरिट ऑफ द लॉ का क्या मतलब, क्या कि लॉ बनाने का मेन मोटिव क्या था, लॉ बनाने का ये मोटिव था जो वीकर सेक्शन था उनको राशन कार्ड प्रोवाइड करवाना, जिससे कि वो लोग सस्ते पे अनाज दे पाए, ठीक है। भले उनके पास राशन कार्ड ना हो, लेकिन यहाँ पर आपको उस औरत को आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि भैया आपके पास राशन कार्ड है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा हाथ तो
कानून से बढ़ा हुआ है या फिर रूल से बंधा हुआ है, ठीक, आपको उसका हेल्प करना पड़ेगा दूसरा जुगाड़ फिट करके, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कंपेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, आपको उसका हेल्प करना पड़ेगा। तो अब यहाँ इथिक्स, इसी सिचुएशन में कहते हैं कि इथिकल डिलेमा, अगर आप उसका हेल्प कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप रूल्स को तोड़ रहे हो, ठीक है, अगर उसका हेल्प आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये जो आप जो आपका जो इथिकल वैल्यूज है उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हो, जो पब्लिक सर्विस का जो मतलब सिविल सर्विसेज का जो एक क्या कहते हैं वो इथिकल वैल्यू है उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हो, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इथिक्स सिर्फ सिर्फ इथिक्स नहीं बोल रहा है, वो हमारा पब्लिक पब्लिक हमारा जो सिविल सर्विसेज का जो वैल्यूज है ना वो भी बोल रहा है, उसका हेल्प करो। हाँ, इसी सिचुएशन का इथिकल डिलेमा हम लोग देखेंगे। हाँ, इसमें मतलब क्या, देखो, मान लिया जाए कि अभी लॉकडाउन लग गया, ठीक है, खाने के लिए उसके लोगों के पास नहीं है, ठीक है, काम वाम बंद है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट ने ये बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि भैया जिनके पास राशन कार्ड है ना उसको हम लोग 10 kg अनाज देने वाले, ठीक है। अब रूल में क्या लिखा हुआ है, जिसके पास राशन कार्ड है उनको मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए कि एक डीएम जा रहा है गाड़ी से, ठीक है, उसने क्या देखा, रोड किनारे एक औरत भीख मांग रही है, ठीक, क्लियर, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब क्या है प्रॉब्लम कि अब ये पर्सन क्या है कि इसका लिए यहाँ पे अगर मान लो उसको देता है, हेल्प करता है, तो ये तो अगेंस्ट द रूल चल जाएगा, और अगर हेल्प नहीं करता है तो अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, डिलेमा में कॉन्फ्लिक्ट, इथिकल मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारा। हम्म, तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इथिकल वैल्यूज, ठीक है, और वर्सेज रूल, क्लियर है। इथिकल वैल्यूज या सिविल सर्विस का जो वैल्यूज है उसके साथ किसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यहाँ पे रूल्स का, कि हम किसके साथ चाहे, दोनों को में से हमको दोनों मतलब दोनों सिचुएशन को हमको डील करना है। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, एग्जांपल कि हम लोग अपने सीनियर से बात, सबसे सिंपल एग्जांपल क्या, कोई भी सिचुएशन फंस जाए ना तो अपने सीनियर से बात करके उनसे सजेशन लेके फिर हेल्प करूंगा मैं, मतलब जो होगा पॉसिबल होगा मैं किया जाएगा, या उनका राशन कार्ड बनवाने का वो किया जाएगा, और डीएम के अंदर कुछ पावर होता है तो इमीडिएट एक्शन दिया जाएगा, या पहला ऑप्शन हम लोग ये कर सकते हैं, क्या बोलेंगे भैया, लिखेंगे क्या, सीनियर से हेल्प करके, मतलब सीनियर से बात करके कुछ जो हमारा क्राइटेरिया है उसके अंदर हम लोग कुछ रिलीफ डाल सकते हैं क्या, कुछ जैसे मान लो 90% लोगों को तो हम राशन के साथ कार्ड वाला के साथ दे देंगे, और बाकी जो 10% लोग हैं बिना राशन या उनके सिचुएशन को देख के, तो रूल्स के अंदर थोड़ा रिफॉर्म लाने का बात, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, नहीं, दे दिया, रूल टूट गया ना, फिर वहां पे रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स नहीं तोड़ सकते हो तुम, क्योंकि अल्टीमेटली अल्टीमेटली बात ये होता है, एक और चीज आता है यहाँ पे क्या, कि एक सिविल सर्वेंट को अपना डिपार्टमेंट का एक लीडर होता है, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव एक लीडर होता है, तो वो बहुत लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, पूरा अपना डिपार्टमेंट के लिए कैसे रोल मॉडल होता है। अगर आप रूल्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप, भले ही आपका इंटेंशन, आप कितना भी अच्छा इंटेंशन हो, अगर आपने रूल तोड़ा तो कल को आपके सबॉर्डिनेट या आपने आपके जूनियर्स को भी ये एक्सक्यूज मिल जाएगा कि अगर सीनियर ने तोड़ा तो हम भी तोड़ सकते हैं। तो आप एक लीडर हो, रोल मॉडल हो, तो आप अगेंस्ट द लॉ नहीं जा सकते हो, ठीक है। हाँ, हाँ पूछो। अच्छा, ये तीनों में कंप्लीट कर दूं इसका सिचुएशन, एक सेकेंड, ठीक है। तो पहला तो क्या कि अपने सीनियर से बात करके क्राइटेरिया में चेंज करवा सकता है वो, जिससे कि जो उस टाइप के जो फीमेल औरत, मतलब उस टाइप के जो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी थोड़ा रिलीफ मिल पाए, ठीक, सीनियर से बात करना। दूसरा क्या हो सकता है वो, कि उसको किसी एनजीओ से कांटेक्ट कर दे, ठीक है, क्लियर है, एनजीओ से कांटेक्ट करके उनके पास, उनसे बात करके उनको हेल्प दिलवा दे, ठीक। तीसरा, अगर वो एजेड है तो उनको ओल्ड एज होम जो गवर्नमेंट चलाता है उनके थ्रू वहां पे भी जा करवा सकता है। चौथा, अपने जो सबॉर्डिनेट्स है उनको ये डिक्टेट करवाए कि इनका नाम देखो वोटर लिस्ट में है या नहीं है, तो फिर इनका राशन कार्ड बनवाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये कोई भी रूल तोड़ नहीं रहा, प्लस उसका हेल्प भी हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको रूल्स को भी मतलब फॉलो करना, प्लस उसका हेल्प भी करना है, ठीक है। तो मिडिल मार्क निकालना पड़ेगा गौतम बुद्धा वाला। हाँ, मिलेगा ना, एनजीओ पहला क्या है एग्जाम्पल, एनजीओ के थ्रू उसको हेल्प दिलवा दो, एनजीओ के थ्रू हेल्प करवा दो। हाँ, एंड उसका काम देखो, ये नहीं कि वो खुद का, उसका काम है उसका हेल्प करना, कंपेशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, ठीक ना। अब आंसर में, एक सेकेंड,
हाँ हाँ, अब एक सेकेंड। अब यहाँ पे ये भी दिलदाई नहीं करना है कि नहीं, आई विल अरेंज हर फूड, उसका मैं एक खाना अरेंज करवाऊंगा, उसको अपने घर में ले जाऊंगा, इस टाइप का नहीं करना। बिकॉज तुम एक ऑफिसर हो तो उसकी तुमको अपने ऑफिशियल पोजीशन पर रहकर उनको हेल्प करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेंगे, ठीक है, कि लॉ रूल्स वो सबका क्या वैल्यूज होता है, नहीं होता, उसके बाद गवर्नेंस में क्या क्या चीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, एथिकल वैल्यूज, ठीक है, तो कि क्या क्या फिलोसफी होता है गवर्नेंस का, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, सिटीजन चार्टर क्या होता है, ठीक है, उसका केस स्टडीज। ठीक, अब देखो मजे की बात क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया ना, ये वाला से लेकर ये वाला तक, पूरे 250 के पेपर में ये रहेगा 125 का, और ये जो एक लाइन में दिखा है केस स्टडीज, ये रहेगा 125 का। ठीक है, तो मोटा मोटी अब समझ में आ गया। मतलब केस स्टडीज में क्या है कि ऊपर जो हम लोग पढ़ेंगे उसी के बेसिस पे एक सिचुएशन दिया जाएगा हम लोग को, उसका हम लोग को लिखना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा कि हम लोग क्या एक्शन लेंगे, वहां पे नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका सिलेबस का डिस्कशन। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले, हम लोग स्टार्ट करने वाले इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक, हाँ, कोई भी डाउट है कि आगे बढ़े? देखो, सबसे इथिक्स क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रिटी मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया अभी तक। वो हमारा वो खाली सिलेबस का एक टर्म्स लिखा था, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, जब हम अभी डिटेल में आएंगे सिलेबस का पार्ट में, वहां पे हम अच्छे डिस्कस करेंगे। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि सिंपल सा मतलब जब कोई देखने वाला ना हुआ तब आपको सही काम करना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई देख रहा है तो हमने मतलब सही काम किया, ये नहीं, जब कोई देखने वाला ना भी हो तो आपको अंतरात्मा का आवाज सुन के सही काम करना है। इन शॉर्ट ये होता है, ठीक है, बाकी जब आएगा तो मैं अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, तो इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस देख लेते हैं हम लोग। तो इथिक्स, इथिक्स क्या होता है, मैं डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। इथिक्स मेनली क्या होता है कि हमारा एक ठीक है, तो हमने पिछले आधे घंटे के अंदर सिलेबस अच्छे डिटेल कर लिया, उसका हर एक पार्ट डिटेल। अच्छा, ये तो दिख नहीं रहा होगा वैसे, ये डिस्कस तो कर लिया हमने, दूसरा शेयर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसके देख रहा है ये वाला ना। हाँ, इथिक्स मेनली क्या कराता है कि हमारा भैया, इथिक्स मेनली हमारा ये डिसाइड करवाता है क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, इथिक्स मेनली क्या काम करता है, ये इट डिटरमाइंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग बिहेवियर इज नॉट एन। अब देखो बात ये होता है ना कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इसको जज करना कोई इजी काम नहीं होता है। बिकॉज जो चीज तुम्हारे लिए सही है वो चीज हो सकता है दूसरे के लिए गलत हो, और दूसरा जो चीज तुम्हारे लिए गलत हो सकता है दूसरे के लिए सही हो। ठीक है, और जो चीज हो सकता है मेरे लिए सही हो तुम्हारे लिए गलत हो। क्लियर? तो इसलिए मतलब क्या सही है क्या गलत है वो इतना इजी नहीं होता है उसको डिसाइड करना। अ, ठीक है। हम्म, तो मैंने ये बताया कि सही और गलत का फैसला करना मतलब इतना इजी टास्क नहीं होता है। बिकॉज सही और गलत का जो डेफिनेशन होता है वो डिपेंड करता है हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारी कंडीशन पर, आखिर हम कहाँ से बिलोंग करें, बहुत सारी चीज के ऊपर डिपेंड करता है सही और गलत का डिसीजन। ठीक है, तो वे डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग बिहेवियर इज नॉट एन इजी टास्क। दिस टास्क इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट द क्राइटेरिया ऑफ जजिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग इज नाइदर एब्सोल्यूट नॉट यूनिवर्सल बट वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, प्लेस एंड टाइम। मतलब क्या क्या चीज सही है क्या क्या चीज गलत है, इसका डिसीजन लेना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। बिकॉज ये जो मतलब क्या चीज सही है क्या चीज राइट है और क्या चीज रॉन्ग है, देखो सही और गलत का फैसला करने से पहले सबको पहले उससे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मैं अगर मेजर कर रहा हूँ, बोल रहा कि ये सही है ये गलत है, तो किस बेसिस पे मैं इसको सही और गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मैं इसको बोल जैसे एग्जाम्पल बोल दिया जाए कि मैं ये बोलता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, ठीक, मान लो समोसा का एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ये बोलूँ हेल्थ के, अगर मैं बोल दूं कि भैया समोसा खाना गलत है, ठीक है,
एक इंसान बोला समोसा खाना सही है, ठीक। दो इंसान एक समोसा खाता है, एक से नहीं खाता है, ठीक, सिंपल सा बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ समोसा खाना गलत है, तो ये उसको बोल रहा हूँ कि नहीं ये अच्छा इंसान है क्योंकि ये समोसा नहीं खाता है, ये बुरा इंसान है क्योंकि समोसा खाता है, तो वहाँ किस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज यहाँ पे बेसिस क्या है, मेरा हेल्थ इशू है, ठीक है, हेल्थ का, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया ऑफ जजिंग तो मेरा होना चाहिए ना, जज करने के लिए कि ये सही है गलत है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए कि अब देखो, पर्सन, प्लेस और टाइमिंग, ये तीनों एक ही साथ इंक्लूड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि आज से लगभग 200-400 साल पहले मल्टीपल मैरिज करना बिल्कुल सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, ठीक है। पॉलीगैमी वाज अ कॉमन प्रैक्टिस, एक पर्सन दो तीन फीमेल से शादी कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इवन हर रिलीजन के अंदर था, हिंदुज्म के अंदर भी था, ठीक है, इस्लाम के अंदर भी था, सबके अंदर था, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया, तो अब क्या हो रहा है कि सिंपली हमारा जो रूल्स वगैरह बना, उससे क्या हो कि हिंदू रिलीजन के अंदर रिफॉर्म्स आया, तो वहां पर एक चीज ये हो गया कि नहीं, एक के साथ रहते हो आप दूसरा नहीं रख सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब दूसरा रिलीजन हो गया, वहां पर ये चीज अभी रूल्स नहीं आया, एग्जाम्पल, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये आप ये बोले कि नहीं ये सही है ये गलत है, इसका डिसीजन आप कैसे ले सकते हो? बिकॉज कुछ सालों तक, मतलब कुछ 100 साल तक पहले तो सब तो एक ही जैसा था, ठीक है। तो क्या सही है क्या गलत है, हो सकता है ये उनके सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो चीज सही है। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि आप ये बोल रहे हो कि नहीं मल्टीपल मैरिज करना या फिर पॉलीगैमी गलत है, ठीक है, वो गलत। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई इंसान एक फैमिली रह रहा है, मान लो मिडिल ईस्ट में रह रहा है, ठीक ना, मिडिल ईस्ट में रह रहा है, एग्जाम्पल मान लो उस एरिया में, सऊदी अरेबिया में, डिजर्ट वगैरह में, वहां पे, तो वहां का देखो जोग्राफिकल लोकेशन कैसा है, बहुत हार्श कंडीशन है, ठीक, एग्रीकल्चर होता नहीं है, हार्श कंडीशन है, सिंपल सा बात है। अब जब भी वहां पे जब हार्श कंडीशन होगा तो क्या होगा कि रिसोर्सेज का कमी होगा। अब जब रिसोर्सेज का कमी होगा तो नॉर्मल सा बात है, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसीलिए हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जितना ही पढ़ा है, तो वो लोग एग्जाम्पल जो मिडिल एशिया से जो इंडिया पे अटैक क्यों करते थे, बिकॉज उनके पास वहां पे कुछ था ही नहीं, एग्जाम्पल वहां पे मतलब प्रोडक्ट एक्टिविटीज। तो इसलिए अल्टीमेटली उनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम था एक ही था, भैया कुछ हो नहीं रहा है तो छीन के खाना पड़ेगा या फिर लूटपाट करके खाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मजबूरी में इंडिया में आते थे, बिकॉज कोई और रास्ता था नहीं, बिकॉज वो लोग वेस्ट में जा नहीं सकते थे, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज वहां पावरफुल था, ठीक है। तो एक बचा ईस्ट में आने के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब देखो, अब वहां पे हार्श कंडीशन है, तो नॉर्मल सा बात है कि उनके बीच में रेगुलर वॉर कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल था, तो हर टाइम वो लोग कंटिन्यूस वॉर में होते थे। अब वॉर जब होगा तो वॉर में क्या होता है कि जो लोग वॉर लड़ेंगे मेनली मेल्स, उनका डेथ होगा, ठीक है। मेल्स का डेथ होगा तो उनकी विडो बचेगी। तो अगर लगातार वॉर हो रहा है, लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंटिन्यूस ये होते रहता है, तो नेचुरल सा बात है कि मेल्स वहां पे कम होगा और वुमेन्स ज्यादा होगी वहां पर। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? वहां पर वुमेन ज्यादा, विडो ज्यादा बचेगी। अब तो नेचुरल सा बात है, अब ये जो विडो हुई, अब इनका पूरा लाइफ क्या होगा? तो कोई इनको संभालने वाला है नहीं, सिंपल सा बात है। इसीलिए इसीलिए मिडिल ईस्ट के अंदर जो पॉलीगैमी था या फिर जो एक मेल, अब सिंपल सा बात है, अब इनको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, इसीलिए यहाँ पर एक सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस था कि एक मेल बहुत सारे, बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन या फिर उनका कंडीशन, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो उस सोसाइटी के अंदर वो चीज सही था, बिकॉज कंडीशन वैसा था। किसका माइक ऑन हो रहा है बार बार? ये चीज समझ में आया ना? तो अब क्या हुआ, उनके सोसाइटी के हिसाब से सही था, लेकिन वही इंडियन सोसाइटी देख लिया जाए तो यहाँ पे क्या था कि आराम से कोई दिक्कत नहीं, भैया सब अपना खेती बाड़ी कर रहा है, सबके पास इनफ फूड है टू ईट, तो इसलिए यहाँ पे वो चीज जरूरत ही महसूस नहीं हुआ, ठीक है। और उतना ज्यादा वॉर वगैरह में था भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो वॉर वगैरह तो क्लास था जो भी था, इसलिए यहाँ पे ये चीज गलत हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं बोल सकते ये चीज गलत है प्रैक्टिस। हाँ, आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो चीज गलत हो सकता है, लेकिन उनके सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो वो चीज सही है, बिकॉज उनका कंडीशन ऐसा था। इसे समझ में आया ना? तो मतलब क्या, जो जो क्राइटेरिया ऑफ जजिंग जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है कि वो फिक्स नहीं होता है। वो कोई भी हमारा जो इथिकल नॉर्म्स होता है ना, मतलब एक तरह से जो क्राइटेरिया ऑफ जजिंग जिसके हिसाब से हम जज करते हैं कि इंसान सही है गलत है, वो हमारा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, ठीक है। वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो यूनिवर्सल नहीं होता है। जो चीज आपके सोसाइटी के लिए अच्छा है, जरूरी नहीं कि वो दूसरी सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। वो सोसाइटी के लिए अपना नॉर्म्स है, उन सोसाइटी का अपना थिंकिंग है, अपना कल्चर है, उसके हिसाब से वो चीज सही है। क्लियर है इस एग्जांपल से? हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये कि इथिक्स को नापने के लिए या फिर मतलब कोई भी इथिकल क्राइटेरिया होता है, इसके बेसिस पर हम लोग नापते हैं कि ये सही है ये गलत है, ठीक है। तो वो कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं होता, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। बंद कर लेना माइक अपना।
ठीक है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, हम प्लेस टू प्लेस। ठीक, जैसे एग्जांपल मान लिया सती सिस्टम, ठीक है। तो आज से लगभग 200 साल पहले सती एक्सेप्टेबल था सोसाइटी के लिए, ठीक है, वो सही था। ठीक, लेकिन आज के टाइम में वो गलत हो गया, बिकॉज टाइम चेंज हो गया। क्लियर है? अब जैसे मान लिया जाए, मैंने प्लेस का एग्जांपल तो दे ही दिया, सऊदी अरेबिया और इंडिया का एग्जांपल दे दिया वहां पर, ठीक है। पर्सन टू पर्सन, जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई, जैसे मान लिया जाए कि मैं और कोई इनमें से आप लोगों में से कोई भी, ठीक है, मान लो कि हम लोग सेम रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी सेम रिलीजन को फॉलो करते हुए भी जो हमारा इथिकल वैल्यूज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल मान लिया जाए, आप मान लो कि वेजिटेरियन हो, ठीक है, मैं भी मेरा मैं भी कहीं ना कहीं मान लो वेजिटेरियन हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे इथिकल क्या होगा, आप वेजिटेरियन तो क्या आप नॉन वेज को बहुत ही ज्यादा वो मानो कि नहीं, तो पाप है, ये सब है, तो क्या होगा नॉर्मली, जो लोग नॉन वेज खाएगा आप उनसे हेटेड करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, उनसे डिस्टेंस बनाओगे या फिर उनके साथ आप बैठे खाओगे नहीं, ठीक। ये आपका इथिकल वैल्यू हो गया। लेकिन मान लो कि एक दूसरा तरफ जो मैं वेजिटेरियन हो गया, ठीक है, अब क्या कि भैया ठीक है, ये मेरा चॉइस है कि मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन इसका तो ये तो नहीं जो खा रहा है मैं उनसे नफरत करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, उनका मन वो खाए, मेरा मन में ये खा रहा हूँ, ठीक है, साथ बैठे खाते हैं, तो वो अपना प्लेट से वो खाओ, मैं अपना प्लेट से ये खा रहा हूँ। क्लियर बात है? तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो इथिकल वैल्यूज हो गया हमारा का, भले ही हम लोग सेम रीजन से बिलोंग करते, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा जो इथिकल वैल्यूज है या फिर जो एटीट्यूड है उस पर्सन को लेके वो अलग अलग है, चेंज हुआ। इस चीज समझ में आया? प्रीच गोमा, समझ में आया? ठीक है, चलो। अब देखते हैं ह्यूमन नेचर जो होता है उसका दो टाइप होता है, ठीक। एक क्या होता है हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ, ठीक है। हायर सेल्फ क्या होता है यहाँ पे समझना, मेनली क्या होता है जब आप किसी और की भलाई के लिए जीते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आप अपने लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ऊपर उठा लेते हो, ठीक है। जैसे हायर सेल्फ क्या होता है, व्हेन यू लिव फॉर अ फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, व्हेन यू लिव अकॉर्डिंग टू योर आइडियल्स, जब अपने आइडियल्स के अकॉर्डिंग जीते हो, अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जीते हो ना, अपने इनर वॉइस को सुनते हो, अपना इथिक्स को सुनते हो, अपने वैल्यूज को सुनते हो, तब अपने कॉन्साइंस के वैल्यूज को सुनते हो, तब आप अपने लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ही ऊंचाई पे ले जाते हो, उसी को कहते हैं हाई सेल्फ, मतलब, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन नेचर जो होता है दो टाइप का होता है, एक क्या होता है दूसरों के बारे में सोचना, एक होता है खुद के बारे में सोचना, ठीक है। लोअर सेल्फ क्या होता है, व्हेन यू लिव फॉर योर ओन प्लेजर, ठीक, योर हैप्पीनेस, अपनी खुशी के बारे में सोचना, अपने प्लेजर के बारे में सोचना, तो होता है लोअर सेल्फ, ठीक, अपने लाइफ को पूरा गिरा देने के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हाँ बोलो। कॉन्साइंस का मतलब क्या, कौन, हाँ कॉन्साइंस का मतलब, कॉन्सेंस का मतलब क्या होता है, इसके लिए पहले कॉन्साइंस का मतलब समझना पड़ेगा। कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है, अंतरात्मा की आवाज की क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, इसको समझो ना कि हायर सेल्फ मतलब क्या, जब दूसरों के, बता रहा हूँ देखो, हाँ एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही टाइम है, सेल्फलेस होकर दूसरों का बेनिफिट के बारे में सोचना, ठीक ना। अब देखो, दूसरों के बारे में सोचना सेल्फलेस होकर, ठीक, दूसरा क्या है, अपने आइडियल्स और अपने प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना, ठीक है। को मतलब महात्मा गांधी का एग्जांपल लो, ठीक है। महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं, जैसे एग्जांपल महात्मा गांधी का ये प्रिंसिपल था कि भैया, कि आश्रम के अंदर मेरे को कोई भी कास्ट का पर्सन क्यों ना, कोई भी जाति या कोई भी रिलीजन का पर्सन क्यों ना, हमारा एक कॉमन रूल है कि सब यहाँ मिलजुल के रहेंगे, इसलिए सबको बाथरूम साफ करना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट वगैरह, ठीक है। इस चीज को उन्होंने इतना ज्यादा वैल्यूज दिया अपने इस प्रिंसिपल को, कि जब उनकी वाइफ ने खुद ने, क्योंकि महात्मा गांधी हायर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे, तो उनकी वाइफ ने जब मना किया कि मैं करूंगी, ठीक है, तो उन्होंने इवन अपने वाइफ के साथ उनका झगड़ा हुआ, उन्होंने अपनी वाइफ को स्लैप भी मारा, थप्पड़ ही मारा, बोला तुम चली जाओ, अगर तुम यहाँ पे जो रूल्स को फॉलो नहीं कर सकती हमारे आश्रम का, तो तुम चले जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं है, ठीक है। ये उनके ऑटोबायोग्राफी में क्लियरली लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या कि उन्होंने खुद के लाइफ को हाईर सेल्फ किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो प्रिंसिपल्स था, अपना आइडियल्स था, उनको अपहोल्ड किया उन्होंने, ठीक है, अपना लाइफ को। क्लियर है इस एग्जाम्पल से? ठीक है, अब देखते हैं हमारा इथिक्स तो हमने देख लिया, अब कि क्या मतलब सही होता है क्या गलत होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। लेकिन अब कोई इंसान इथिकल है या नहीं है, वो उसका सोर्स क्या क्या होता है इथिक्स का, ठीक है। कोई इंसान अगर है तो वो क्यों है, उसका क्या क्या सोर्सेज हुआ वो चीज। तो एक होता है हिस्टोरिकल सोर्सेज, मतलब क्या, हिस्टोरिकली इथिकली ऑफ ह्यूमन एक्शन वाज डिसाइडेड, वे डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिलीजियस स्टैंडर्ड। तो मेनली क्या था, पहले के टाइम में क्या होता था, कोई इंसान इथिकल है या नहीं है वो डिपेंड करता था क्या, उसका रिलीजन के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कि मैं हिंदुज्म फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक, पहले तो हिंदुज्म नहीं, पहले मान लो ब्राह्मणिज्म होता है, ठीक है, मान लो मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक,
तो सिंपल सा बात है, एक अच्छा ब्राह्मण का जो सोसाइटी के नजर में एक जो इमेज बना हुआ, अच्छा ब्राह्मण कौन होगा भैया? जो पूजा पाठ करेगा, मंदिर मंदिर पूजा पाठ करेगा। दूसरा जो वेजिटेरियन होगा, ठीक है, ठीक है, ये होगा, ये दो मेन क्राइटेरिया होता है, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए कोई ऐसा पर्सन है वो उतना ज्यादा, मान लो कि स्टडी में बिजी हो रहा है या उतना ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो वेजिटेरियन नहीं है, तो सोसाइटी के नजर में क्या हो जाएगा? वो अनइथिकल पर्सन हो जाएगा। समझ में आया चीज? तो मतलब क्या, पहले के टाइम में क्या होता है, इथिकली कौन पर्सन इथिकली है कौन नहीं है, उसका डिसीजन कैसे होता था? बाय बाय रिलीजन टेक्स्ट, या फिर रिलीजन जो फिलोसफी या स्टैंडर्ड होता था उसके अकॉर्डिंग होता था। क्लियर है? इस एग्जांपल से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो प्रीच गोमा, ठीक है। तो हिस्टोरिकली, हाँ, इथिकली ऑफ ह्यूमन एक्शन वे डिसाइडेड ऑन द रिलीजियस स्टैंडर्ड, ठीक। द रिलीजियस टेक्स्ट एंड अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस डिसाइड द राइटनेस और रॉन्ग। जो मैंने इस एग्जाम्पल से बताया ना कि हमारा जो रिलीजन था और जो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस था वो डिसाइड करता था कौन इंसान इथिकल है, कौन सा इथिकल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में कि भैया आप पूजा कर रहे हो नॉन वेज, मतलब वेजिटेरियन हो और पूजा कर रहे हो तो आप अच्छे मतलब पर्सन हो, ठीक है। लेकिन वही अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो और नॉन वेज खा रहे हो तो आप अनइथिकल पर्सन हो, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम द अल्टीमेट सोर्स और गाइड ऑफ इथिक्स इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कहीं ना कहीं एक इथिकल सोर्सेज का प्रोवाइड करवाता है। एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को प्रोवाइड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को मान रहे हो तो आप इथिकल हो, अगर नहीं मान रहे हो तो आप अनइथिकल हो गया, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम द अल्टीमेट सोर्स और गाइड ऑफ इथिक्स इज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री दैट सेट आउट द डिजायरेबल गोल एंड वैल्यूज टू बी ऑब्जर्व। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि आपको ब्रदरहुड प्रमोट करना पड़ेगा, तो अगर आप सोसाइटी के अंदर हेटेड प्रमोट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अनइथिकल काम कर रहे हो, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहे हो, ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है कि आपको लिबर्टी प्रमोट करना है, ठीक है, तो अगर लिबर्टी का मतलब क्या होता है? कुछ भी करने की आजादी। तो अगर आप किसी को कर्व कर रहे हो कि भैया आप पार्क में नहीं जा सकते हो, नहीं घूम सकते हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपका अनइथिकल हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 है, 21 के अंदर क्या हो रहा है कि राइट टू मैरी विथ योर ओन चॉइस। लेकिन आप यही सब बोल रहे हो कि नहीं, जेल में पकड़ डाल देंगे, अलग अलग रीजन का है, अलग अलग कास्ट का है तो मारेंगे पीटेंगे, इस टाइप से चीज कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं अनइथिकल है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के अलग मतलब अगेंस्ट जा रहा है। वो सोसाइटी देखो, मैंने क्या बताया, इथिक्स जरूरी नहीं कि मतलब हमारा सेम हो, वो यूनिवर्सल नहीं होता है, पहला बात तो ये। अब जैसे मान लिया जाए कि इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, क्लियर। अब क्या ये इंटरकास्ट मैरिज हमारा हो गया, वो क्या सोसाइटी के नजर से सही नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब उस लड़की का फैमिली हो गया, उस लड़की का सोसाइटी हो गया, रिलेटिव हो गया, वो भले ही मना करे, ठीक है, वो ये बोल रहा है कि भैया ये अनइथिकल है, ये पाप है, ये सब चीजें, ठीक है। तो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या ये अनइथिकल है, ठीक, क्लियर है, ये अनइथिकल है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, वो इथिकल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये जो सोसाइटी जो हो गया, ठीक है, ये जो रोक रहा है ये सोसाइटी अनइथिकल हो गया, ये सोसाइटी अनइथिकल है या फिर अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो मतलब क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स है वो डिफरेंट है हमारे सोशल इथिक्स से। क्लियर है? हाँ, हाँ, वो हरियाणा साइड ज्यादा होता है, अच्छा बिहार में वो सब जगह होता है वैसे तो। अलग अलग कास्ट का होता है, लड़का भी मार देता है वो लोग। So, in modern time, the ultimate source or guide of ethics is the constitutions of the country that set out the desirable goal and values to be observed. ठीक है? जुडिशरी ऑल्सो डिसाइड व्हाट इथिकल ह्यूमन बिहेवियर इज। तो जुडिशरी भी डिसाइड करता है भैया क्या इथिकल है क्या नहीं। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि जलीकट्टू का जब इशू गया था या फिर सबरीमाला का जब इशू गया था हमारे कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने ये माना कि भैया कहीं ना कहीं ये अनइथिकल है कि आप फीमेल को बिकॉज ऑफ सम रीजन मतलब मंदिर जाने से रोक रहे हो, ठीक है, बिकॉज इक्वलिटी का ये अगेंस्ट हो रहा है। इक्वलिटी का जो हमारा वैल्यूज है उसके अगेंस्ट ये चीज जा रहा है, ठीक है। जलीकट्टू में भी क्या था कि हमारा जो इथिकल क्या भैया कि किसी कुत्ते को मारना या फिर जानवरों को मारना, ठीक है, उनको ये रेस में ऐसा करवाना, ये भी कहीं ना कहीं अनइथिकल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी या जुडिशरी ने भी इसको बैन कर दिया था, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन स्ट्रेट, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन नाइट शेल्टर, राइट टू ये अंडर ट्रायल्स हैव ब्रोडेंड द एथिकल बिहेवियर। हम बोलो अब क्या है कि देखो क्या चीज सही है क्या चीज गलत है उसका कोई यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है।
हर सोसाइटी के अंदर एक अलग अलग होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा प्रिंसिपल होता है जो कि हर सोसाइटी में कॉमन होता है, कुछ कुछ इथिकल ऐसा वैल्यूज होता है जो हर सोसाइटी में कॉमन होता है। जैसे एग्जाम्पल, सच बोलना, ठीक है, ट्रूथफुल रहना, ऑनेस्ट रहना, लॉयल रहना, ठीक है, ये सब कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि हर सोसाइटी में कॉमन होता है, ठीक। तो उसी को कॉमन चीज को हम लोग मिला के कोड ऑफ इथिक्स बनाते हैं। क्या कोड ऑफ इथिक्स का मतलब क्या होता है कि भैया ये हमारा कोड ऑफ इथिक्स है, इसको आपको फॉलो करना है। अगर आप इथिकल मतलब इस सब चीज को फॉलो करते हुए आपको इथिकल वैल्यूज रखना है, ठीक है। तो कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड द इथिकल बिहेवियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एग्जांपल ले लिया जाए कि आपका एक सोसाइटी, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक, स्कूल है। तो मेनली क्या है कि वहां पे ये बोला गया कि भैया कि आप, होता है ना कुछ स्कूल में कि लंच के पहले आप प्रेयर करते हो, ठीक है, लंच हो गया, घंटी बज गया तो आप प्रेयर करोगे, उसके बाद खाना खाओगे, ठीक। तो एक तरह से क्या होगा, कोड ऑफ इथिक्स हो गया या फिर कोड ऑफ कंडक्ट होगा इंस्टीट्यूशन का। अब कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस अभी मत पूछना, बिकॉज आगे आएगा तो हम लोग करने वाले, ठीक। अभी बस ये समझो कि एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से होता है मेरा, ठीक है, कि आपको इस मैनर में बिहेव करना है, ठीक है। जैसे स्कूल का मान लिया जाए कि घंटी बजे आपको प्रेयर करना है, उसके बाद ही खाना खाना, ठीक। अगर मान लो जो आपने प्रेयर नहीं किया, इसका मतलब क्या कि आप कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए अनइथिकल हो गए। क्लियर है। जैसे स्कूल में ये बोला कि भैया आप टाई लगा के आओ, ठीक है। तो मान लो आप टाई लगा के नहीं आए उस दिन, तो कहीं ना कहीं आपने रूल ब्रेक किया, कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक किया स्कूल का, ठीक है। आपको ये बोला जाए कि अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं आए, तो कोड ऑफ कंडक्ट आपने ब्रेक किया, ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग पे तो भी होता है। तो ये कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स द इथिकल बिहेवियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मतलब क्या है कि आपको किसी भी पब्लिक मतलब सर्वेंट को या फिर सिविल सर्वेंट को पब्लिक में कैसे बिहेव करना है, ठीक ना, उसका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको प्राइवेट लाइफ में कैसे बिहेव करना है, पब्लिक लाइफ में कैसे बिहेव करना है, ठीक है, उसका भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक टाइप से, ठीक। तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट से और कोड ऑफ इथिक्स से हमारा कहीं ना कहीं इथिकल वैल्यूज हमारे अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कल्चर, जिस कल्चर से हम बिलोंग कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन से किस ट्रेडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं, उससे भी हमारा इथिकल वैल्यूज होता है। जैसे मैंने बताया ना, कोई इंसान मान लो कि जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए कि मान लो मैं एक रिलीजन से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दूसरा पर्सन वो भी उसी रीजन से बिलोंग कर रहा है, ठीक। लेकिन मान लिया जाए कि मेरा जो परवरिश है या फिर जो मतलब मैं रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, वो ऐसे जगह पे रहा हूँ जहाँ पे हर रिलीजन के लोग रह रहे हैं, ठीक है, सभी रिलीजन के लोग रह रहे हैं, ठीक। तो नॉर्मल सा बात है कि मैं क्या देखूंगा भैया कि रिलीजन तो मैटर करता नहीं, क्योंकि वो भी इंसान मेरे से ही कपड़ा पहन रहा है, मेरे से ही खा रहा है, मेरे से ही बातचीत कर रहा है, मेरे साथ में खेला हूँ, तो कोई डिफरेंस मेरे को नजर आएगा नहीं। तो मेरा कहीं ना कहीं बाकी रिलीजन के लिए जो मेरा बिहेवियर होगा, जो एटीट्यूड होगा, जो इथिक्स होगा, कहीं ना कहीं वो टॉलरेंट होगा, ठीक, ओपन माइंडेड होगा, लिबरल होगा। मैं ज्यादा मतलब ज्यादा वो क्या कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग मेरा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं सेम रीजन का पर्सन है, ठीक है, जो मतलब मेरा दो मतलब सेम रिलीजन का इंसान है, ठीक है, मतलब दो भाई है, एक यहाँ पे रह रहा है, एक यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो ये हमेशा जिस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है उसी रिलीजन के बीच में ये रहा है, तो सिंपल सा बात है, उसको तो कुएं का मेढक हो गया, उसको तो बाहर के कुछ पता नहीं, आइडिया पता नहीं। तो सिंपल सा बात है कि वो पर्सन ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हेटेड वाला हो जाएगा, अदर रिलीजन को लेकर ज्यादा क्लोज माइंडेड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो वो डिपेंड करता है आपका कल्चर के ऊपर, आपका ट्रेडिशन के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, आपके फ्रेंड सर्कल के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। अगर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है, जो लिबरल माइंडेड, वो एथिकल वैल्यू जो होगा वो मिक्सअप होगा, ठीक है। आप सोसाइटी के अंदर ब्रदरहुड प्रमोट करोगे। लेकिन वही बात है कि अगर आपका फैमिली या मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो थिंकिंग आपके बिहेवियर में नजर आएगा, आपके इथिक्स में भी नजर आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए कि मान लो एक फैमिली है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मान लिया जाए मेरा फैमिली है, ठीक। मेरे फैमिली में क्या है कि सिंपल 5 लोग हैं, ठीक है। मेरी मम्मी प्योर वेजिटेरियन, ठीक, सिस्टर प्योर वेजिटेरियन, ठीक है। पापा पहले खाते थे बट अब छोड़ दिया, अब मैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। मतलब पूरा फैमिली में एक टाइप से मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बाकी सब वेजिटेरियन है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इतना है कि हाँ मैं खाता हूँ, तो एग्जाम्पल मम्मी मेरे को परमिशन देती है, भैया आओ घर में लाओ, जमीन में बैठ के खा लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन को खाने के लिए, क्योंकि मैं खुद का मतलब उनका खुद का फैमिली मेंबर नॉन वेज खा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन को देखकर या उनका जो क्लोज थिंकिंग और नॉन वेजिटेरियन को लेकर उतना ज्यादा रिजिड नहीं होगा, ठीक है, उतना ज्यादा हेटेड वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनका खुद का फैमिली मेंबर खा रहा है। तो मतलब एक फैमिली के अंदर उनका कोई इंसान खा रहा है नॉनवेज एग्जाम्पल, तो बाकी नॉनवेज खाने वालों के लिए उनका एटीट्यूड उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक, उतना ज्यादा वो पाप नहीं समझेगी उस चीज को, ठीक है।
लेकिन वही मान लिया जाए कि बिहार के अंदर कोई है, ठीक एग्जाम्पल, मान लो पटना में कोई है, ठीक मेरा फ्रेंड, तो मान लो कि वो पूरा वेजिटेरियन है, ठीक है, उनके फैमिली में कोई नॉनवेज नहीं खाता है, तो सिंपल सा बात है, कल को अगर वो देखते हैं किसी को नॉनवेज खाते हुए, तो उस चीज को इजी टू डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसको एग्जाम्पल देखा जाए तो, क्योंकि उनके फैमिली को खा नहीं रहे, तो सिंपल सा बात है, वो उस चीज को, उनका एटीट्यूड अलग होगा थोड़ा सा, ठीक है, उस चीज को थोड़ा पाप टाइप का मानेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो मैंने क्या बताया कि चीज डिपेंड करता है। अब देखो, वेजिटेरियन तो 4 लोग मेरे फैमिली में भी है, ठीक है, इधर भी वेजिटेरियन है, लेकिन जो नॉन वेज को लेकर जो एटीट्यूड हो गया, जो इथिकल वैल्यूज हो गया, वो थोड़ा अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि फैमिली सिचुएशन पर भी डिपेंड कर गया वो चीज। एग्जाम्पल क्लियर से क्लियर है? अच्छा देखो, मैं एग्जांपल देते टाइम प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल एग्जांपल यूज करता हूँ, ठीक है, वो हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के लाइफ का एग्जांपल हो, ठीक, तो डोंट टेक इट सीरियस, ठीक, बिकॉज अल्टीमेटली मेन मोटिव है समझना, और अगर मैं रिलेट करके समझाता हूँ तो इजी टू अंडरस्टैंड हो पाएगा, इसलिए ज्यादा, सॉरी। ठीक है, उसका हमारे स्कूल पे भी डिपेंड करता है, कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, सिंपल सा जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि अगर मान लो कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे पूरा साफ सफाई सब कुछ है, ठीक है, एग्जांपल, ठीक। अब कोई मान लो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो वहाँ पे टॉयलेट के नाम पे कुछ कचरा पचरा सब कुछ पड़ा है, तो नेचुरल सा बात है, जो साफ सफाई वाले में पढ़ रहा है, उसका इथिकल वैल्यूज क्या होगा कि वो साफ सफाई को, सैनिटेशन को ज्यादा वैल्यूज देगा, हेल्थ एंड हाइजीन को ज्यादा वैल्यू देगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू इसके। फिर रैशनल थिंकिंग हो गया, फिर पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है हमारा, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस ये देख लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि मैं बिलोंग कर रहा हूँ बिहार से, ठीक है, मैं मान लो ये हमारी एक दीदी है, मुंबई से बिलोंग कर रही है, ठीक है, ये मान लो मराठी है, मैं मान लो बिहारी हूँ, ठीक, अगर मान लिया जाए कि ये जो दीदी है, ठीक है, माइक ऑफ करो अपना यार, मान लो ये हमेशा महाराष्ट्र महाराष्ट्र में रही, ठीक है, इसने पहला बार अगर मान लो मैं इससे मिला, ठीक है, अब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर मैं इससे मिल रहा हूँ, तो मैं बिलोंग कर रहा हूँ बिहार से, तो कहीं ना कहीं मेरा बिहेवियर ये डिफाइन करेगा इसके माइंड के अंदर कि बिहार का लोग कैसा होता नहीं होता, ठीक है, तो अगर मान लो मैं इनसे मिला, ठीक है, अच्छे से बिहेव किया, ठीक है, तो इनके मन में क्या आएगा कि नहीं बिहार के लोग भी अच्छे होते हैं, ठीक, तो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हो गया कि नहीं बिहार के लोग अच्छे होते हैं, लेकिन वही अगर मान लो कि मैं इनसे मिला, मैंने कुछ बुरा बिहेव किया, तो इनके मन में क्या आएगा, बिहार के लोग बुरे होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ डिफाइन करता है हमारे एथिकल वैल्यूज को लेकर या हमारे एटीट्यूड को लेकर। क्लियर है? बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। हाँ। हम्म। नहीं, ज्योग्राफिकल एरिया डायरेक्टली हमारा इन्फ्लुएंस नहीं करता ना, अगर मान लिया कोई इंसान रेगिस्तान में अकेला पड़ा हुआ है या फिर कोई वहां रह रहा है, ठीक, तो वो अकेले वहां तो नहीं सीख रहा है ना कुछ वहां पे, ये तो मैंने समझाने के लिए। आ तो गया यहाँ पे, देखो आ तो गया, ये मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे क्या फैमिली प्लेस, प्लेस ऑलरेडी आ चुका है हमारा प्लेस, ठीक है ना, तो सोर्स ऑफ एथिक्स कहाँ सीखते हैं आगे, कल्चर, अब जैसे मान लो कि वहां रह रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बिहार का एग्जाम्पल, बंगाल का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कि मान लो बिहार, ठीक है, ये बंगाल है, ठीक, यहाँ पर भी हिंदूज है, यहाँ पर भी हिंदूज है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बिहार के अंदर अगर मान लो दुर्गा पूजा का नवरात्रि आया, तो यहाँ पे लोग लहसुन प्याज भी नहीं खा रहा है, ठीक है, लेकिन वहीं बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा के टाइम में नॉनवेज प्रसाद के रूप में मिलता है, ठीक है, ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन का डिफरेंस नहीं हुआ, ये मेनली क्या हुआ, कल्चर डिफरेंस का डिफरेंस हो गया, कल्चर और ट्रेडिशन के कारण, ठीक है, ये मेनली अब, तो कल्चर एंड ट्रेडिशन का और डीप में जाओगे और समझोगे, तो कल्चर किसी एरिया का जो होता है ना डिफाइन होता है, तो किसी भी एरिया का जो कल्चर होता है वहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, उससे वो डिपेंड करता है, तो उसके अंदर ही आ गया, ठीक है, जो तुम ज्योग्राफी बोल रही हो ना, वो कल्चर के अंदर ही आ गया, क्योंकि कल्चर डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कि भैया एथिक्स के अंदर भैया हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुड और इविल क्या होता है, तो वही बोला कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा एग्जाम्पल ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि अगर ब्लैक ही नहीं होगा तो व्हाइट का वैल्यू ही नहीं होगा, एग्जाम्पल, ठीक है, अगर झूठ ही नहीं होगा तो सच का वैल्यू ही नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा इथिक्स होता है रिलेटिव होता है, कि एग्जाम्पल, नो वन इज एब्सोल्यूट गुड एंड इविल, कोई भी इंसान 100% गलत या 100% सही नहीं होता है, क्योंकि कोई इंसान सही है या गलत, जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए कि जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए कि चोरी करना गलत है, एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो झूठ बोलना गलत है, एग्जाम्पल, झूठ बोलना गलत है, सच बोलना अच्छी बात है, जो आज सच बोलेगा वो गुड है,
जो झूठ बोलेगा वो बैड है, ठीक। अब क्या ये चीज इतना ज्यादा एब्सोल्यूट रूल नहीं है, क्योंकि मान लिया जाए कोई एक पेशेंट है जो कि मतलब अपना आखिरी स्टेज में, ठीक है, तो अगर मान लो कि वो पेशेंट तुमसे पूछे कि भैया डॉक्टर ने क्या बोला कि मैं नहीं बचूंगा ना, मैं नहीं बचूंगा, तो आप उसके मुंह पे सच तो नहीं बोलोगे कि नहीं हाँ डॉक्टर ने बोला भैया तुम सिर्फ एक हफ्ता बचने वाले हो, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे अनएथिकल हो जाएगा। उसको हम झूठी बोलेंगे ना कि यहाँ पे हाँ भैया डॉक्टर बोला सब कुछ सही हो जाएगा, आप सब कुछ सही हो जाओगे, ठीक। इस सिचुएशन में इस व्यक्ति ने जो बात बोला कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाओगे, उसको आप क्या बोलोगे, ये पर्सन अनएथिकल है, ठीक। तो वही बोला कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक ना। द वर्ल्ड इज नॉट व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, ग्रे भी एक होता है, ठीक है, बीच का सॉल्यूशन तो वही होता है। नथिंग इज एब्सोल्यूट गुड और इविल, कुछ ऐसा एब्सोल्यूट नहीं होता, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, सर्कमस्टांसेस के ऊपर। अब इसी समझ में आया तो कि एक और एग्जांपल दूं। हाँ हाँ, आ तो गया, हिस्टोरिकल के अंदर आ गया ना। हाँ वो डालेंगे, सब कुछ डालेंगे हम लोग, ठीक है, वो आगे सब आएगा और सब चीज आएगा, ठीक है। अभी तो वैसे स्टार्ट किया हो ना, अल्फाबेट, पहले अल्फाबेट एबीसीडी सीख जाए, फिर ए फॉर एप्पल सीखेंगे, ठीक है। फैमिली हो गया, कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, रिलीजन हो गया हमारा, ठीक है, फिर हमारा सोसाइटी हो गया, फिर पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, ये लिस्ट और बढ़ेगा, आगे आएगा, चिंता मत करो। अभी स्टार्टिंग में ही तुम पीएचडी करना चाहते हो तो कैसे होगा, तो हैव सम पेशेंस, ठीक है। दे आर सब्जेक्टिव, आवर कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इविल डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट वी आर, हम लोग क्या है, हमारे लिए क्या से, जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि देखो हमारा, हम लोग क्या सही है क्या गलत है डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, ठीक है। हम लोग क्या है, हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे स्टेटस के ऊपर, हमारे रीजन के ऊपर, हमारे कास्ट के ऊपर, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अ पुअर सी द वर्ल्ड डिफरेंटली देन अ रिच, सिंपल सा बात है। अ पावरफुल पर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इविल आर डिफरेंट देन द पावरलेस पीपल, ठीक है। तो जो पावरफुल पर्सन होगा उसके लिए गुड और इविल का कॉन्सेप्ट अलग होगा एज कम्पेयर टू जो पुअर पीपल है। एन एजुकेटेड पर्सन द वर्ल्ड डिफरेंटली देन एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन जो ऐसे वर्ल्ड को अप्रोच करेगा, जैसे दुनिया को देखेगा, अनएजुकेटेड पर्सन उसे नहीं देख पाएगा, ठीक। तो वही बोला कि सब्जेक्टिव होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया सिचुएशन कैसा है। पीपल बिहेव डिफरेंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक। ऐसे दो आदमी जॉब कर रहे हैं, एग्जांपल मान लिया जाए कि हमारा टेलीकॉम कंपनी है, ठीक, एग्जांपल एक बीएसएनएल हो गया, एक जियो हो गया, ठीक है। दोनों काम टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही कर रहा है, लेकिन जो इथिकल वैल्यूज होगा, जो हमारा वर्किंग इथिक्स होगा, वो पब्लिक सेक्टर में अलग होगा, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर वहां पे अलग होगा, ठीक है। तो भी डिपेंड करता करता हमारा सर्कमस्टांसेस के ऊपर। जैसे बोला कि दो भाई एग्जाम्पल, दो भाई पढ़ने के अलग अलग जगह पे गया, एक बिहार में पढ़ रहा है, एक दिल्ली में जाके पढ़ रहा है। जो भाई बिहार में है वो ज्यादा रिलीजियस, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाला हो जाएगा, लेकिन जो दिल्ली में आ रहा है वो हर रिलीजन के लोग से मिल रहा है, हर कास्ट के लोग से मिल रहा है, तो उसका माइंडेड ओपन माइंडेड हो जाएगा, और फिर वो अपने लाइफ में उतना वैल्यूज नहीं देगा उतना कास्ट रिलीजन को, लिबरल हो जाएगा एक टाइप से। तो ये बन गया हमारा रिलीजियस बन गया ये भाई साहब, और ये बन गया सेक्युलर बन गया एक टाइप से। एवरी सिंपल सा बात है क्या, उसके बाद ये ध्यान रखना हम लोग क्या, कि भैया इथिकल वैल्यूज कोई भी क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कोई पर्सन अगर एक टाइम में इथिकल था तो वो जिंदगी में इथिकल ही रहेगा, वो किसी भी टाइम अनइथिकल हो सकता है, ठीक है। अब कोई पर्सन अगर इनइथिकल था, अनइथिकल था, तो वो इथिकल भी हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि एक पर्सन हर टाइम इथिकल ही रहे और एक पर्सन हर टाइम अनइथिकल ही रहे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया कि मैं अपने फैमिली के लिए साथ बहुत इथिकल रिलेशन है, लेकिन प्राइवेट में जा रहा हूं तो मेरा पर्सनल मतलब पब्लिक लाइफ में जा रहा हूं तो बहुत अनइथिकल बिहेवियर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल घर में अपने मतलब मैं सबका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, माँ बाप का बहुत सेवा कर रहा हूँ, तो ये मेरा इथिक्स अच्छा है पर्सनल लाइफ में, लेकिन वही मैं बाहर में जा रहा हूँ तो पुलिस वाला हूँ एग्जाम्पल, तो सब पर लठ बरसा रहा हूँ कि लॉकडाउन में क्यों बाहर निकले बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। एग्जाम्पल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वही सिंपल सा बात है क्या, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, मतलब क्या, हर साधु का एक पास्ट होता है, ठीक है। वो साधु अपने आप नहीं बना, पास्ट था उसका, कुछ पाप वाप किया होगा उसने भी अपने लाइफ में, इसका मतलब है, ठीक है। आज वो साधु है तो क्या हो, लेकिन पास्ट में उसने पाप किया होगा। तो एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, मतलब अभी जो पापी है तो उसका भी एक फ्यूचर है आगे, ठीक है। क्लियर है। तो मतलब क्या, कुछ भी चीज यूनिवर्सल नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है, थिंग्स कीप्स चेंजिंग। क्लियर है। हम लोग देखते हैं क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ
हाँ अब इथिक्स का डिटर्मिनेशन कौन किस किस बेसिस पे होता है, मतलब कोई इंसान हमारा इथिकल होगा नहीं होगा, कब इथिकल होगा कब इथिकल नहीं होगा, उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। पहला पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इथिक्स। डिपेंड्स ऑन मेंटल मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंसान का मेंटली मेकअप कैसा हुआ, स्टार्टिंग से उसका ग्रो अप कैसा हुआ है, उसका न्यूट्रिश कैसा किया गया है, नर्चर कैसा उसको किया गया, ठीक है, बचपन से उसको कैसे माहौल में रखा गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंसान का इथिकल वैल्यूज। तो डिपेंड्स ऑन मेंटल मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द पर्सन हैज पर्सन एटीट्यूड, मतलब डिपेंड करता है क्या उस पर्सन ने कैसे अपना एटीट्यूड फॉर्म किया, ठीक है, उसका इथिकल बिहेवियर कैसे आ रहा है, ठीक, तो पर्सन पर डिपेंड करता है। सेकेंड होता है प्लेस के ऊपर, कि भैया उस किस प्लेस में किस इन्वायरमेंट में वो रहता है, ठीक है। इट रिफर्स कैसा उसको स्कूल का माहौल मिला है, कैसा स्कूल फैमिली का माहौल मिला है, ठीक। इट रिफर्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स फैमिली स्कूल एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, एज किड्स we were told by our parents and teacher to not to steal things, ठीक, ये बताया गया। as we grow up we tend to carry such knowledge and apply it to the real world, ठीक, जो बचपन में सिखाया गया हम लोग को, स्कूल में सिखाया गया, तो स्कूल के बाद हम लोग दुनिया में ले जाके भी फॉलो करते जब स्कूल के बाहर निकलते, ठीक है। तो एज हाँ, सिमिलरली वर्क प्लेस टीचेस अस इथिक्स ऑफ टीम वर्क, पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल कि लीडर, जैसे एग्जाम्पल हम घर में, ठीक, फैमिली के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फैमिली का केयर वगैरह ये सब चीज सीखेंगे, लेकिन टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर स्पोर्ट्समैन या लीडरशिप तो यहाँ नहीं सीख सकते। लीडरशिप कब सीखेंगे, जब हम लोग किसी टीम का पार्ट बनेंगे। स्पोर्ट्समैन वाला स्पिरिट कब सीखेंगे, जब हम ग्राउंड पे जाके खेलेंगे स्पोर्ट्स में, क्लियर है। तो क्या डिपेंड करता है हमारा इथिक्सल वैल्यूज, डिपेंड करता है हमारा क्या, कि हमारे सिचुएशन के ऊपर, प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि आज से 200 साल पहले क्या था, पॉलीगमी, सती, सब कुछ सही था, लेकिन आज गलत हो गया। तो डिफरेंट इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड कल्चर हैव डिफरेंट सेट ऑफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। जो मैंने बताया, हर सोसाइटी का, हर इंडिविजुअल का, हर कल्चर का अपना अलग अलग मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इट वॉज वंस कंसिडर्ड इथिकल टू ओन स्लेव। एक टाइम में क्या होता है, अब क्या होता है, कोई भी दुनिया का कोई भी कल्चर क्या होता है, रिजिड नहीं होता है, वो टाइम के टाइम चेंज होता रहता है, ठीक। एग्जांपल, सती एक टाइम में हमारे कल्चर का पार्ट था, लेकिन अब वो कल्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए कल्चर हो गया हमारा, वो डायनेमिक चीज होता है, वो इवॉल्व करते रहता है विद द टाइम। जैसे एक टाइम में क्या था कि स्लेव्स को रखना, या फिर जो मतलब अनटचेबिलिटी रखना, या फिर मतलब जो भी चीज हुआ, इथिकल माना जाता है सोसाइटी के अंदर, एक्सेप्टेबल था, ठीक है, कि भैया लोअर कास्ट का है या फिर अनटचेबल है तो रोड पे घंटी बजा के चलेगा, ठीक है। लेकिन अब तो ऐसा सिस्टम नहीं है। बट टुडे इट वाज वंस कंसिडर्ड इथिकल टू ओन ए स्लेव, बट टुडे सच अ प्रैक्टिस इज अनइथिकल, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, कि भैया अल्टीमेटली, जैसे मैंने बताया कि अगर इंसान, मान लो कोई इंसान डेथ करने वाला है, ठीक है, उसको आप जाके सच तो बोलोगे, या डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप 2 वीक ही जियोगे, उसको आप जाके झूठ बोलोगे, तो उस वो जो झूठ आपने बोला, तो उसको आप क्या मानोगे, उस पर्सन को, जिस पर्सन ने झूठ बोला उसको आप क्या मानोगे, इथिकल मानोगे, अनइथिकल मानोगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि भैया अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटेंशन क्या था, कि अगर आपका इंटेंशन क्या था उस पर्सन का, तो इंटेंशन अगर सही है तो काम इथिकल है, अगर इंटेंशन गलत है तो काम अनइथिकल है, क्लियर। तो इट इज अनइथिकल टू लाई डिस्पाइट एनी सर्कमस्टांसेस, पर्पस और इंटेंशन, मतलब क्या, ये झूठ बोलना पाप है किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी पर्पस से या किसी भी इंटेंशन से, लेकिन ठीक है, टेलिंग अ ट्रूथ टू अनइंटेंशनली हार्म अ पर्सन इज आल्सो। लेकिन बात ये कि सेम टाइम में क्या होता है, किसी पर, इस केस में क्या है कि अगर आप उसको सच बोल रहे हो तो पर्सन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने वाला है, उसका कहीं ना कहीं वो बुरा लगने वाला है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिलेमा क्या होता है कि अगर आप झूठ बोल रहे हो उस पर्सन को, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप अनइथिकल काम कर रहे हो जनरल वे में, लेकिन अगर आप सच बोल रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को हार्म कर रहे हो, आप कहीं भी कहीं ना कहीं वो भी आपका अनइथिकल काम ही हो रहा है, ठीक है। झूठ बोलोगे तो भी अनइथिकल है, लेकिन उस पर्सन को अगर सच बोल के हार्म करोगे तो वो भी अनइथिकल ही कहलाएगा, तो ऐसे में क्या करोगे, ठीक। तो ये, इट इज अनइथिकल टू लाई डिस्पाइट एनी सर्कमस्टांसेस, पर्पस और इंटेंशन। टेलिंग अ ट्रूथ टू इंटेंशनली हार्म अ पर्सन इज ऑल्सो अनइथिकल, एज द इंटेंशन ऑफ टेलिंग अ ट्रूथ इज नॉट प्योर, ठीक है, क्लियर ये चीज। उसका सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टीलिंग इज अनइथिकल, चोरी करना पाप है, बट अ पुअर पर्सन स्टीलिंग टू फीड हर चाइल्ड रिड्यूस अनइथिकली ऑफ द एक्ट। लेकिन एक गरीब आदमी जो कि मतलब अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए कर रहा है, या फिर किसी की मदद करने के लिए आप चोरी किए वहां पे, ठीक ना, वो कहीं ना कहीं उस एक्ट का अनइथिकल वो भी रहेगा, लेकिन अब कम अनइथिकल हो जाएगा, ठीक है। सच सिचुएशन इथिक्स ब्रिंग
सब्जेक्टिविटी एज इट ऑफन मेक्स मॉरली सब्जेक्टिव। मतलब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपको पूरा सिचुएशन, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे चोरी किया इसने तो ये अनइथिकल पर्सन है। आपको उसका पूरा का पूरा सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव होना पड़ेगा उस चीज को, तब डिसाइड कर सकते हो आप वो, ठीक है। इसलिए जजमेंट जो कोर्ट देता है वो भी क्या होता है, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हैं। तो कोर्ट भी क्या होता है, कोर्ट हुआ, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आपने खून किया किसी का, ठीक है, मर्डर किया किसी का, किसी ने आपने किसी का मर्डर किया, ठीक है, तो क्या कोर्ट सजा देगा, आपको फांसी हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल। लेकिन क्या होता है, कोर्ट भी क्या होता है, ऐसा नहीं कि होता, वो भी रूल फॉलो करता है कि अरे किसी ने मर्डर किया तो 300 तो लगा के फांसी दूंगा, इसने मर्डर किया तो इसको फांसी, इसने मर्डर किया तो उसको फांसी, इसने मर्डर किया तो उसको फांसी। कोर्ट भी ऐसे काम नहीं करता है। कोर्ट भी क्या होता है, हमारा जुडिशरी जो है वो भी सर्कमस्टांसेस को देखता है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने इस पर्सन को मार दिया, ठीक, पैसा छीन लिया, चोरी करने के लिए मैंने इसका मर्डर कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें मेरे को सजा हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई मतलब फीमेल है, ठीक है ना, उसके ऊपर किसी ने सेक्सुअल वायलेंस का अटैक किया है, फिर रेप अटेम्प्ट किया, उस लड़की ने उस केस में उसको मार दिया, ठीक, तो इस केस में इसको फांसी नहीं होने वाला, बिकॉज कोर्ट यहाँ पे सर्कमस्टांसेस को देखेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको पनिश करेगा, फिर जो करना है, फिर सेल्फ डिफेंस जो करना करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कोर्ट बोले नहीं इसने खून किया तो इसको फांसी, इसने खून किया तो इसको फांसी, ठीक। मतलब क्या, सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ता है, सिचुएशन को देखना पड़ता है कि किस सिचुएशन के अंदर, किस सर्कमस्टांसेस के अंदर उसने पर्सन ने ऐसा एक्ट किया, उसके बाद ही हम उसके बिहेवियर को इथिकली या अनइथिकली बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। उसका मैंने क्या बोला, इंड पर्पस, कि अल्टीमेटली उसका इंटेंशन क्या था कि काम करने का, टू गिव डोनेशन टू अ पुअर पर्सन इज गुड, बट इफ सच डोनेशन इज टू लियर पुअर पर्सन टू डू समथिंग फॉर यू, देन इट बिकम इमोरल। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, किसी गरीब आदमी का हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन किसी गरीब आदमी का हेल्प करना इस पर्पज से कि वो ये मतलब मेरा हेल्प पाने का, मेरा ये काम करेगा, मेरा वो काम करेगा, ठीक है, तो ये फिर इमोरल हो जाता है, ठीक। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं कि आ, हाँ, जैसे मान लिया जाए मैं हूं, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, ये मेरा एक फ्रेंड मेरा, ठीक। अब मान लिया जाए कि जब इसको कुछ प्रॉब्लम वाला, एक एग्जांपल, इसका कोई फैमिली में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ठीक है, तो फिर जो भी मेडिसिन खाना मैंने अपने घर से ले गया, ठीक है, तो वो एक्ट मेरा मोरल था, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं यहाँ पर कि नहीं मैं इसका हेल्प करूंगा क्योंकि फ्यूचर में ये मेरा हेल्प करेगा, बिकॉज इसका पहुंच बहुत तक है, तो ये एक्ट मेरा इमोरल हो जाएगा। देखो एक्ट वही हो रहा है, लेकिन इंटेंशन के अकॉर्डिंग वो मेरा मोरल है या अनइथिकल है, या फिर अनइथिकल है, वो डिसाइड हो रहा है। क्लियर है ये चीज। अगर मान लिया जाए कि सेल्फलेस होगा, बिना खुद का फायदा की हेल्प किया जाएगा, तो वो मोरल है, ठीक है, लेकिन कुछ रिटर्न में मिलेगा ये सोच के हेल्प करना है, तो वो इमोरल हो गया मेरा। क्लियर है ये चीज। बीच घुमा, क्लियर है। ठीक है, चलो, ये सब इथिक्स पूरा पढ़ने के बाद आधा सन्यासी तो इंसान बन ही जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस, अब इथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो 2 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। हाँ, अब हम लोग ये देखेंगे कि मेनली इथिक्स जो होता है ना, उसका ह्यूमन लाइफ मतलब हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। कोई पर्सन अगर इथिकल है तो उसको उसको क्या फायदा मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक। सबसे पहला बात, इथिकल रहना हमारा ह्यूमन नीड है, बिकॉज क्या, कि मेनली क्या होता है, मान लिया जाए कि हम एक मैच खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक। हम अगर चीटिंग कर रहे हैं तो हमको बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, लेकिन सामने वाला चीटिंग करना स्टार्ट कर दे तो हम हल्ला करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर हम डिमांड करते हैं क्या भैया कि मैच हमारा फेयर होना चाहिए, ठीक। तो मतलब फेयरनेस जो हो गया हमारा ह्यूमन नीड है। अगर सोसाइटी के ऐसे एग्जांपल मान लिया जाए, फेयरनेस नहीं होगा सोसाइटी के अंदर, तो मेनली क्या होगा कि सोशल ऑर्डर हमारा चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये बात है, हमारा नीड है, ह्यूमन का नीड है, क्योंकि हमारा फिर सोसाइटी चल नहीं पाएगा, सोसाइटी में स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा हमारा सोसाइटी। तो ह्यूमन का नीड भी होता है कि भैया फेयर रहना, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, अगर फेयर नहीं रहेगा, जैसे एग्जाम्पल ले लिया पर्सनल लाइफ का, ठीक है, जैसे पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल ले लिया जाए, ठीक, बीइंग फेयर का हमारा नीड है। जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए कि ये ह्यूमन नीड क्या क्या है। जैसे मान लो कि हमारा एक पर्सनल लाइफ है, ठीक है, एक कपल रिलेशनशिप है, ठीक है, उनका, ठीक है, तो मेनली क्या है कि वहां पे क्या है, इन दोनों का नीड है यहाँ पर क्या, कि भैया कि सामने वाला पर्सन मेरे साथ ऑनेस्ट रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक पर्सन ऑनेस्ट हो, दूसरा ऐसे मतलब भबड़ा ऐसा फटकते रहे, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, सिंपल बात है, ये हमारा नीड होता है, क्योंकि ये हमारा नीड है कि सामने वाला पर्सन ऑनेस्ट रहे, ठीक है, क्योंकि ऑनेस्टी भी क्या है, हमारा इथिकल वैल्यूज है हमारा,
ऑनेस्टी भी एक तरह से इथिकल वैल्यू, ऑनेस्टी हो गया, लॉयल्टी हो गया, हमारा इथिकल वैल्यूज है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो पर्सन है या सोसाइटी के जो लोग, हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ ऑनेस्ट रहे, हमारा केयरिंग करे, ठीक है। ये भी सब भी हमारा क्या है, एक टाइप से हमारा इथिकल है, ठीक है, ऑनेस्ट रहे, ठीक है। तो हमारा ये ह्यूमन ह्यूमन डिमांड भी क्या है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ ऑनेस्ट रहे, हमारा पार्टनर हमारे साथ लॉयल रहे, ठीक है, हमारा पार्टनर से इम्पैथी रख के समझे हमारे सिचुएशन को कि हम अभी किस सिचुएशन से पास कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक। तो ये ह्यूमन नीड होता है, ठीक, पर्सनल लाइफ के अंदर, ठीक है। पब्लिक लाइफ में कैसे काम आता है हमारा ये चीज, अब ये देखो। अब जैसे ह्यूमन नीड क्या है, जैसे मान लिया जाए कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, एग्जांपल। तो उस पर्सन को भी समझना पड़ेगा सामने बिंग, मतलब क्या कि भैया सामने वाला पर्सन जो है मेरे नीड को समझे, मेरे काम को समझे, और मतलब वेट करे या फिर थोड़ा मेरे पे रहम करे, तो हल्ला गुल्ला ना करे, ठीक है, वो सब चीज। तो बीइंग फेयर ह्यूमन नीड है हमारा, ऑनेस्टी हमारा ह्यूमन नीड है, ठीक है। तो इसी तरह क्या, बीइंग फेयर, ऑनेस्ट एंड इथिकल इज कंसीडर्ड टू बी अ नीड फॉर मेनी पीपल। ये हर पीपल का नीड होता है कि भैया सच बोलना चाहिए, सच सुनना हमको पसंद है, किसी को झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए ह्यूमन का नीड क्या है, सच सुनना या सच्चाई ह्यूमन का नीड है, ठीक है। ह्यूमन का नीड फेयरनेस है, ठीक है, ह्यूमन का नीड ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है। भले इंसान हो ना हो, सबको चाहिए, सबको ऑनेस्टी चाहिए, सबको फेयर रूल चाहिए, ठीक है, सबको इथिकल बिहेवियर चाहिए, सबको सच्चाई चाहिए, ठीक है। ये ह्यूमन नीड है, इसलिए हम लोग को इथिकल होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी, जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो ऑनेस्ट है, ठीक है, कोई एक पर्सन जो बहुत डिसऑनेस्ट है, तो सिंपल सा बात है, सोसाइटी के अंदर जो पर्सन ऑनेस्ट है उसका क्रेडिबिलिटी ज्यादा हाई रहेगा, वो जो भी बोलेगा लोग उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, आज के टाइम में जैसे मान लो अभी पैंडेमिक चल रहा है, ठीक ना। अगर मान लिया जाए, सिंपल सा बात है, कोई एक साइंटिस्ट है, ठीक ना, एग्जाम्पल, कोई एक पॉलिटिशियन है, तो सिंपल सा बात है, अगर मान लो कि ये कुछ बोल रहा है और ये कुछ बोल रहा है, तो इस मामले में इस पर्सन का क्रेडिबिलिटी ज्यादा है इसके कंपेयर में, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर कोई पर्सन इथिकल है, कोई पर्सन अगर रूल्स को फॉलो कर रहा है ना, जैसे एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल ये देखो, एक राहुल द्रविड़ हो गया, कोई और एक मान लो क्रिकेटर, कोई मान लो कि स्टीव स्मिथ हो गया, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो ये मेनली क्या है, इसने इसके मतलब भले ही किसी भी कंट्री का पर्सन हो, ये एक टाइप से रोल मॉडल फॉर ऑल स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, क्योंकि इसका बिहेवियर बहुत इथिकल है, मतलब बहुत ही जो भी था मॉरल है, इसलिए क्या इसका क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। ये कल को है कुछ प्रोडक्ट वो बोल रहा है, लोग इससे बातों में विश्वास करने वाला है, ठीक है। लेकिन वो स्टीव स्मिथ जो कि बॉल टेम्परिंग में पकड़ाया गया था, इलीगल एक्शन था, ठीक है, तो इसका उतना सोसाइटी के अंदर उतना एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगा, इसके बातों को लोग उतना सीरियस नहीं लेंगे, इसका क्रेडिबिलिटी होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, सोसाइटी के अंदर जितना क्रेडिबिलिटी या फिर जितना बातों को वैल्यू एक टीचर को मिलता है, एक टीचर के बातों को मिलता है, उतना किसी शॉपकीपर के या फिर चाय दुकान के का बात को तो नहीं मिलेगा ना, जो लोग कर रहा है, ठीक। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन ड्राइवन बाय गुड वैल्यूज इज रिस्पेक्टेड बाय सोसाइटी। जैसे एग्जाम्पल मान लिया, जो टाटा है, ठीक है, टाटा ने अपना एक वैल्यू ऐड किया, ठीक, एक मार्केट वैल्यू बना के रखा है, इसलिए टाटा जो भी बोलता है या फिर उसका प्रोडक्ट होता है, लोग उस पर ट्रस्ट करता है, ठीक है। अब लेकिन अगर मान लो कि एग्जाम्पल कोई और प्रोडक्ट आ गया, ठीक, उस पर लोग उतना ट्रस्ट नहीं करता है, एग्जाम्पल। इसी क्रेडिबिलिटी का फायदा उठा के सेलिब्रिटी को मतलब प्रोडक्ट बेचने के लिए टीम में बुलाया जाता है। तो जो भी है, क्रेडिबिलिटी एनी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन ड्राइवन बाय गुड वैल्यूज इज रिस्पेक्टेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी उसको रिस्पेक्ट करेगा, उसके बातों को सुनेगा, दस क्रेडिबिलिटी अमॉन्ग पीपल इंक्रीजेस, उसका क्रेडिबिलिटी भी लोगों के बीच में इंक्रीज होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं मान लेता हूँ अपना बात, ठीक है, जैसे मान लिया जाए मैं बोलूँ कि आप किसने पूछा कि यूपीएससी का क्या पढूं, अगर मैं ये बोलूँ भैया एक काम करो, अरे ल्यूशियंट पढ़ो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड बुक का नाम मैंने बोल दिया कि माजिद हुसैन पढ़ो, एनसीईआरटी सब बेकार बेकार है, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो मेरा कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे, एनसीईआरटी पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, तो उसको सॉल्व करने का जब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी नजर में कहीं ना कहीं मेरा क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा कि हाँ, ये पर्सन जो बोल रहा है सही बोल रहा है, इसका जो बातों को मैंने फॉलो किया तो मेरे को फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगा मेरा, ठीक। उसके बाद है लीडरशिप। अब क्या होता है कि सिंपल सा बात है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर या फिर किसी कंट्री का लीडर, कोई पॉलिटिशियन अगर मान लिया जाए, जैसे एग्जांपल बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी या फिर हमारे ये एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, या फिर महात्मा गांधी, ठीक। तो मेनली क्या है कि लोग इनके लाइफ से बहुत इथिकल वैल्यूज सीखते हैं, बिकॉज क्यों कि उन्होंने अपने लाइफ को एक टाइप से बहुत इथिकल वैल्यूज में जिया था, ठीक है। जैसे एग्जांपल जैसे पॉलिटिशियन के साथ देखा जाए, पॉलिटिक्स के अंदर भले ही कोई भी पार्टी का पर्सन क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत रिस्पेक्ट करता है, बिकॉज ये कि जब एक टाइम ऐसा हुआ था कि
अपना मतलब मेजोरिटी प्रूव करने के लिए एक वोट उनके पास कम था, ठीक है, तो वोट खरीदने उन्होंने अपना गवर्नमेंट रिजाइन दे दिया था, ना कि वोट खरीदा था, या फिर ना कि उन्होंने एक वोट खरीदा था, ठीक है, खरीदने का मतलब उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग ना करके उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो कहीं ना कहीं एक हाई स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया था, ठीक है, एक लीडरशिप, तो इसलिए क्या होता है उस फील्ड में इनका एक टाइप से उन्होंने लीड किया था कि ऐसा बिहेवियर होना चाहिए था, शो किया था, ठीक है। an organization driven by values is also by its employees, ठीक, तो जैसा लीडर होगा, एक होता है जस राजा तस प्रजा टाइप का, तस प्रजा, तो इस टाइप का जैसे लीडर होगा वैसे एम्प्लॉय होगा उसका, ठीक है। अब हमारा, अब कोई इंसान अगर इथिकल है तो सिंपल सा बात है वो उसकी लीडरशिप क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं वो चीज शो करेगा, कैसे शो करेगा, अगर मान लो कोई अगर इथिकल लीडर हमारा बहुत इथिकल है तो क्या होगा कि वो सभी प्लेयर को इक्वल वे में ट्रीट करेगा, सबको फेयर मौका देगा, ठीक है, ये नहीं है खुद ही बैटिंग करने चले जाए, खुद ही बॉलिंग करने पहले चला जाए, वो जो टैलेंटेड पर्सन होगा उसको पहले बैटिंग देगा, जो उसको ये होगा, ठीक है, सबको उसके टैलेंट के हिसाब से लीड करेगा, ठीक, वर्क टीम करेगा, टीम वर्क में ब्रीफ करेगा, ठीक है, सबको मौका देगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये सब चीज करेगा, तो इसलिए भी इथिक्स का वैल्यू यहाँ पे होता है लीडरशिप के अंदर भी। डिसीजन मेकिंग में हमारा हेल्प करता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने बताया ना कि वो डीएम वाला एग्जांपल, कोई बूढ़ी औरत उससे मांगने आई राशन, ठीक है, तो लेकिन वो तो कर नहीं सकता, तो इथिकल वैल्यूज उसका क्या करेगा वहां पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, क्या कि उसको औरत को भी हेल्प करना चाहिए, ठीक है, तो डिसीजन ड्राइवन बाय वैल्यूज आर सस्टेनेबल होता है, इक्विटेबल होता है, फेयर एंड जस्ट होता है, ठीक है, तो जो इथिकल वैल्यूज के साथ जो डिसीजन लिया जाएगा वो सस्टेनेबल भी होगा, फेयर भी होगा और जस्ट भी होगा। लॉन्ग टर्म गेन, दूसरा बात क्या मैंने बताया कि अगर मान लो कोई इंसान इथिकल है, ठीक है, तो सिंपल सा बात है कोई इंसान इथिकल है तो वो क्या सोसाइटी के अंदर उसका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में, उसको मेंटल पीस मिलेगा, ठीक है, इथिकल कंपनीज आर प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग टर्म, जैसे टाटा, ठीक, स्टार्टिंग से उन्होंने इथिक्स को प्रमोट किया, अपने मोरल वैल्यूज को कैप्चर करके रखा, इसलिए उनका मार्केट के अंदर एक इमेज है। सेफ गार्डिंग सोसाइटी, अब क्या होता है सोसाइटी के अंदर कुछ इथिकल वैल्यूज या मिनिमम इथिकल वैल्यूज स्टैंडर्ड सेट ना किया जाए तो क्या होगा कि सोसाइटी हमारा बहुत ही ज्यादा अनइवन ऑर्डर में काम करेगा, ठीक है, कोई सोशल ऑर्डर ही नहीं पड़ेगा बचेगा हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, तो इसलिए हमको एक मिनिमम इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए सोसाइटी के अंदर, जिससे कि सोसाइटी हमारा फंक्शनिंग अच्छे से करे और सोसाइटी हमारा स्टेबल रहे, ठीक है, रूल ऑफ लॉ रहे, तो ऑफन इथिक्स सक्सीड लॉ इन सेफ गार्डिंग सोसाइटी, ठीक, जैसे मान लो हर चीज के लिए लॉ तो बना नहीं सकते ना हम लोग, ठीक है, तो मेनली क्या होता है लॉ, हर चीज के लॉ पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि हमारा इथिक्स ही अल्टीमेटली हमारे सोसाइटी के अंदर हेल्प करता है उस सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। जैसे एग्जांपल लिया, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, ठीक, बाय द टाइम, अब देखो टेक्नोलॉजी रोज इवॉल्व कर रहा है हमारा, ठीक है, तो लॉ तो उतना तेजी से इवॉल्व नहीं कर रहा है हमारा, ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि अब बहुत सारा जैसे मान लो कि हमारा बहुत सारा ये टेक्नोलॉजी से इवॉल्व कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहा है, तो ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से लॉ वगैरह तो हमारा इवॉल्व नहीं कर रहा है, तो बाय द टाइम लॉ कम्स टू रेगुलेट इट, तो टेक्नोलॉजी से इवॉल्व कर रहा है तो लॉ उसके हिसाब से इवॉल्व कर नहीं रहा है, जब तक लॉ उसको रेगुलेट करने के लिए पहुंचेगा तब तक वो टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, so technology is growing at a fast pace. By the time a law come to regulate it, it dimension easily change. ठीक, so the law cannot probably safeguard its misuse. Only ethics can. Law हमेशा मिसयूज कर नहीं रोक सकता, लेकिन इथिक्स हमारा मिसयूज रोक सकता है टेक्नोलॉजी का या फिर किसी भी चीज का मिसयूज होने से, ठीक है। इथिक्स हमारा सेल्फ रिलेशन में हेल्प करता है, लेकिन एग्जांपल क्या कि खुद के लिए क्या अच्छा चॉइस होगा नहीं होगा उसको बताने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है हमारा, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर हेल्प करता है हमारा, ठीक, सक्सेसफुल पॉलिटिकल सिस्टम रिक्वायर ट्रस्ट एंड कमिटमेंट फ्रॉम सिटीजन्स, तो एक सक्सेसफुल या फिर जो अच्छा पॉलिटिकल या गवर्नेंस सिस्टम है उसको उसके अंदर क्या चाहिए कि पॉलिटिकल क्लास को सिटीजन का हेल्प चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, दिस ट्रस्ट कम्स व्हेन, ये आप देखो सिंपल बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को तभी काम कर पाएगा जब उसको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोगों का सपोर्ट कब मिलेगा जब वो लोग जो सिटीजन वो देखेंगे कि भैया ऊपर जो लीडर है मेरा वो इथिकल है, अपने बातों को वैल्यू देता है, जो बोलता है उसने वो चीज किया है, तो उसका क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगा और लोग उस चीज को वैल्यू देंगे, तो अ सक्सेसफुल पॉलिटिकल सिस्टम रिक्वायर ट्रस्ट एंड कमिटमेंट फ्रॉम द सिटीजन्स, दिस ट्रस्ट कम्स व्हेन ओनली इथिक्स आर हाई, ये कभी आ पाएगा जब इसका इथिक्स हाई रहेगा, इथिकल वैल्यूज हाई रहेगा, मोरलिटीज का हाई रहेगा, ठीक है, दस इथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेमोक्रेटिक फैब्रिक, ठीक है, क्लियर है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है।